देश का एक व्यापारी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और दूसरी तरफ देश की जनता भुखमरी से गुजर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलक गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 2022 की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया है और 121 देशों में भारत का स्थान 107वें नंबर पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में महज 80 करोड़ लोग ही 5 किलो राशन पर निर्भर है। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि ये भारत की कोई सी उपलब्धि को नहीं बल्कि भुखमरी को दर्शाता है। 29.1 के स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशकों ने भारत में भूख की स्थिति को बहुत गंभीर बताया। पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार की स्थिति हमसे बेहतर है। 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें व म्यांमार 71वें स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक भूख सूचकांक के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हावी हो गया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मोदी सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से भारत का स्कोर खराब हुआ है। चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा, हिंदुत्व, हिंदी थोपना और नफरत फैलाना भूख की दवा नहीं है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैश्विक भूख सूचकांक के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, भाजपा भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में भाषण देती है, लेकिन 106 देश दिन में 2 समय का भोजन उपलब्ध कराने में हमसे बेहतर है। जो भी चल रहा है कचरे से ही चल रहा है। हाँ, हम कचरे बीच के खाते हैं भैया। दिन में कितना बेच लेते हो कचरा? मैंने कि 50, 60 या कोनो दिन 100 टका, तो 2 दिन के खर्चा बच जा। कोई नहीं पेट करा रही कहे नहीं जे जाए नहीं आवे। तो शाम को पेट भर जाता है? मैंने बेच करके भैया लाना नहीं चाहिए, खर्चा बच वो में खाल नहीं जाए भैया। आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है, एक दिन का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। वैश्विक सूची की बात करें तो भारत दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है। यहां तक कि आर्थिक तंगी और भूखमरी झेल रहे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की हालत भारत से काफ़ी बेहतर है। अगर पिछली बार की तरह GHI के सर्वे को अनसाइंटिफिक कहकर इस बार सरकार झुटला भी नहीं सकती है, क्योंकि GHI के आंकड़े सरकार की योजनाओं पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो आइए जानते हैं इस पर हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है। GHI के जो आंकड़े आए हैं 121 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा। वैसे जब आंकड़े आते हैं तो हम बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हम दुनिया की उन शक्तियों में गिने जाते हैं जिनके लिए माना जाता है कि जिनका दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और अब जैसे कि हमने ब्रिटेन को 5वीं अर्थव्यवस्था से अपदस्थ कर दिया और हम दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन GHI के आंकड़ों के बारे में इसके बावजूद कि सरकारों को दिक्कत हो सकती है, हमें मानना, पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि GHI के जो आंकड़े हैं वो क्या बताना चाहते हैं। GHI के जो आंकड़े भुखमरी के आंकड़े हैं उन्हें गलती से हम लोग आम भाषा में समझते हैं कि शायद सबको रोटी नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है। इनको 4 मानदंडों पे देखा जाता है। पहली बात कि कैलोरी की पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिल रही है नहीं मिल रही है। इस मामले में भारत का रिकॉर्ड इतना ख़राब नहीं है, हम सब तक कम से कम अनाज पहुंचा पा रहे हैं, इस मामले ठीक। लेकिन सर, जो मौजूदा जो स्कोर आया है 29.1 आया है भारत का GHI में, वो बेहद ही गंभीर माना गया है, तो इस पर आप क्या देखते हैं? हाँ, तो मैं पहले तो ये समझा दूं कि ये बात है। दूसरी बात है उन बच्चों की काउंटिंग जिनका 5 वर्ष तक की उम्र तक वज़न कम होता है, उन बच्चों की काउंटिंग जिनकी लंबाई कम होती है औसत से, और हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे बोलते हैं, जो छोटे बच्चे 1000 में से कितने बच्चे मर रहे हैं, ये तो इन 3 आखिरी काउंट पे हमारा रिकॉर्ड दुनिया के सामने बहुत अच्छा नहीं है। अब सवाल आता है कि GHI की प्रामाणिकता को माने या ना माने। प्रामाणिकता को, क्योंकि हम इतने साल से चुनौती पहली बार दी जा रही है, तो हमें मानना पड़ेगा कि GHI के आंकड़े पूरी दुनिया में अगर एक ही देश उसको चुनौती दे रहा है
तो हमें उसकी भावना को तो समझना चाहिए, लेकिन उसके तथ्यों के बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शोर मचाने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे नीति निर्धारकों के सामने एक अवसर है जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस मामले में कुछ कुछ काम हो भी रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला था कि हम इसको जो अनाज में जो हम देते हैं इसमें हम इनको बाजरा, ज्वार, इन सबको प्रमोट करेंगे। ऐसी बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनसे पता लगता है कि अगर हम अपने खाने में इन चीज़ों को लेके आते हैं तो हम ये सारे इंडिकेटर्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी हमारे देश में पहले ही नीति निर्धारक इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इसका एक और सीधा सीधा असर है, आप देखेंगे कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं GHI में, वो देश हैं जिनका साइंटिफिक एजुकेशन डेवलपमेंट काफ़ी आगे बढ़ गया है और गैर बराबरी कम है। हमारे देश की एक समस्या ये है कि हमारे देश में दुनिया में गैर बराबरी के मामले में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। तो जब इतने लोगों पे खाने तक का कम से कम वो क्या कर रहे हैं, खाने को एक पेट भरने की गतिविधि मान रहे हैं, वो उसको पौष्टिकता नहीं समझ पा रहे। एक तो उनके ज्ञान की कमी है, दूसरी कमी साधन की भी है। निश्चित तौर पे हमारी बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि सच में लोगों पे खाने पीने की समस्या हुई है। अनाज पहुंच गया और हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो 20 साल से हम इसको कर पा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इससे आगे हमें बढ़ के सोचना पड़ेगा। अगर सर 2014 की हम रिपोर्ट की बात करें तो हम भारत GHI में 55वें नंबर पे था, और वहीं 2022 में हम 121 देशों में 107वें स्थान पर आ गए हैं। लेकिन अगर हम अदानी की बात करें तो वो 2014 में 609वें स्थान पर था और 2022 में दूसरे नंबर पर आ गए। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये भारत की मोनोपोली को दर्शाता है? नहीं, मुझे ना इसमें कोई ख़ास लिंक नहीं लग रहा। राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि भाई कुछ लोग बहुत अमीर हो सकते हैं लेकिन छोटा आदमी को खाने को नहीं है, ये राजनीतिक बात ठीक लगती है। लेकिन जहाँ लोग अमीर भी हो रहे हैं, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, आप देखिए, तुलना करके देखिए अमेरिका से, कि अमेरिका में कुछ लोगों की संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि भुखमरी भी बढ़ गई। ये तो सरकार का काम था। अगर कोई उद्यमी अपने आप को ऊपर उठा पाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार की कमी है, क्योंकि सरकार दुनिया के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए बनी होती है। सरकार का मतलब ही यही होता है कि जो सबसे कमज़ोर हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद के लिए आप हमेशा खड़े रहें। ऐसा लगता है हमारी व्यवस्था कमज़ोर पड़ी है, नीतियों में नहीं समझ पाई, या इतनी तेज़ी से जो एक और आप देखेंगे कि जो 2014 के बाद जो हमारे आर्थिक रूप से खासतौर से ये जो नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उसके बाद हमें निश्चित तौर पे दिक्कत आ रही है। हालांकि 2014 को हम कोई गलत ढंग से पेश करते हैं। 2014 से पहले ही जो देश में अर्थव्यवस्था की विकास की दर थी वो गिरना शुरू हो चुकी थी। 14 के बाद वो ज़्यादा दिखती है, क्योंकि और उसको राजनीतिक तरह से हम पेश करते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था नीचे गिरेगी तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, नीचे के लोगों को। जैसे हमारे आंकड़े आए कि हम दुनिया में अब पूरे इतने सालों में सबसे ज़्यादा 47 वर्षों में बेरोज़गारी के आंकड़े हमारे सामने आए। इसका मतलब है जब बेरोज़गार होंगे लोग तो अब खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? उस तरह का खाना, रोटी खा लेंगे वो, लेकिन दाल हो सकता है उनके साथ में ना हो। उनके साथ एक और मैं समस्या समझता हूँ, आप देखेंगे तो पता लगेगा कि गुजरात वगैरह के आंकड़े बहुत ख़राब हैं इस मामले में। तो ऐसा माना गया है कि हालांकि अब नेशनल हेल्थ सर्वे ने बताया कि इंडियंस भी 85% मांसाहारी हैं। मैं खुद शाकाहारी हूँ, लेकिन जो साइंटिफिकली बोला जाता है वो ये है कि कम से कम लोगों के खाने में अंडा वगैरह आना चाहिए। इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की इस मामले में सेंसिटिविटी भी है और कई राज्यों ने शुरू भी कर दिया। और अंडे से बहुत चांसेस हैं कि हमारे ये जो स्टंटिंग और वेस्टिंग जो हम जैसे मुद्दे हैं उनको हैंडल किया जा सकता है। तो हमें न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन का लिंक गरीबी से है, न्यूट्रिशन का लिंक आपके मानसिक विकास से है। तो हमें न्यूट्रिशन को फोकस करके प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे देश में। अभी हम सिर्फ कैलोरी तक ही टिके हुए हैं। अगर सर वैश्विक स्तर की हम बात करें तो 82 करोड़ आबादी में से महज 30 करोड़ आबादी कुपोषित है भारत में, और जिसमें जो मौजूदा सरकार है 140 करोड़ की आबादी वाले देश में भारत में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है। तो ये क्या कहीं ना कहीं ये देश में ज़्यादा गंभीर भुखमरी की स्थिति नहीं है इस समय? देखिए, जो 80 करोड़ का आंकड़ा आना शुरू हुआ, ये हुआ इसके कोविड। क्या ये सरकार की उपलब्धि के तौर पे आप इसको देखते हो, या फिर ये भुखमरी के तौर पे आप इसको देखते हो?
बहुत दिलचस्प सवाल है। एक तरफ से सरकार को इसकी बधाई कि किसी को भूखा होने से मरने से बचा ले, लेकिन दूसरी तरफ सरकार से प्रश्न पूछना भी जरूर बनता है कि इतने लोग कैसे हो गए। ठीक है, इतने लोग गरीबी की रेखा से नीचे या लगभग गरीबी की रेखा एक अलग मुद्दा, अलग मापदंड होता है, लेकिन इतने लोगों को सपोर्ट देने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इसका मतलब है कि इतने लोग अपने आप अपना ध्यान नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है कि जो व्यवस्था है वो ऐसी बनी नहीं कि बहुत सारे लोगों का ध्यान रखने लायक बने। और सर, जैसे जो वैश्विक स्तर पर जैसे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है और जो खाद्य उर्वरक की जो आपूर्ति सही समय पे नहीं हो पाई है, तो वो क्या जीएचआई के इम्पैक्ट को दिखाती है या नहीं दिखाती है भारत में स्पेशली? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म, ये तो युद्ध की स्थिति तो बाद में बनी है, वो आज की काउंटिंग नहीं है। जीएचआई की स्थिति इस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो करेगी, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन सरकार कम से कम एक पक्ष में तो काम कर ही रही है कि वो लोगों को कम से कम अनाज पहुंचा सके। अनाज वाली स्थिति हिंदुस्तान में आज भी ख़राब नहीं है, क्योंकि हमारे बफर स्टॉक्स अच्छे हैं, हम इन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। महंगा होता है उसके बाद भी सरकारों ने चुनौतीपूर्ण होकर इस सब को निभाया है, तो उस मामले में दिक्कत नहीं। दवा पूरी तरह परिवर्तन की है। अब हम पहले खाने को इसके परे सोचें। अभी तक हम खाने को रोटी समझते थे गलती से, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। खाने को हमें इसके परे सोचना होगा। और इससे अब बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप खाने को पूरी तरह समझ जाएं तो एक देश की ग्रोथ के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, आपके ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो इम्प्रूव होने लगते हैं। समस्या ये आ रही है कि अब हमारा हेल्थ बजट बार बार बढ़ता है। अगर कोई समझदार व्यवस्था हो तो वो क्या करेगी कोशिश कि हेल्थ बजट जो है वो कम होने लगेगा अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सरकारों को सोचना, पॉलिसी मेकर्स को अच्छी तरह बैठ के सोचना होगा ये। लेकिन जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े आए हैं उसको सरकार पूरी तरह से खारिज कर रही है। वो कह रही है कि ये अनसाइंटिफिक डेटा है, और जो यूरोपियन कंपनियां हैं उन्होंने सही तरह से इसका आकलन नहीं किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार को पूरा अधिकार है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ भारत सरकार ही विरोध करेगी इसका। और कौन से देश के? चाइना जो एशिया में चाइना और कुवैत जो टॉप पे हैं, वो भी कह सकते हैं कि यूरोप के देश हमारे सामने क्या है, क्योंकि वो तो इतने शक्तिशाली देश है, दूसरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। हो सकता है वो भी ये कह दे कि छोटे छोटे देशों की तुलना क्यों कर रहे हो आप। चाहे तो कोई भी इसको आर्गूमेंट को मतलब एक तरह से चैलेंज कर सकता है। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हम इन मुद्दों पे आंख नीचना चाहते हैं? चलिए हम 107 पे नहीं हैं, हम अगर 55 पे भी हैं तो कोई बहुत अच्छी स्थिति है। जो पाँचवीं अर्थव्यवस्था हो दुनिया की, 55 पे भी पहुंच जाए, हम लौट के 50 पहुंच जाए, 30 पे पहुंच जाए, तो क्या हमारा ये नहीं दिखा था कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हम कमज़ोर हैं? देखिए, सारी जो हमारी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स है, सारी इंडेक्स पे, हैप्पीनेस इंडेक्स है, इन सब में हम नहीं फिक्र करते कहीं। इसका मतलब है कि हमारी व्यवस्था को, हालांकि दबाव तुरंत है, हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था से अगली अर्थव्यवस्था की दौड़ में आज भी हम कोई बहुत विकसित नहीं है। हमारा साइज़ इतना बड़ा है कि हम इतने बड़े दिखते हैं, लेकिन जो इनकम काउंट करने का तरीका, तो पर कैपिटा इनकम के आधार पे किसी देश की उन्नति समझी जाती है, टोटल से नहीं होता है। वो टोटल से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज भी चाइना की पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्री वाली नहीं है। तो हमें देखना होगा कि ये, और शायद वो संभव भी नहीं है फ्यूचर में, जो आज अमेरिका कर पाया वो अब वो संभव भी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ा पाएँ। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इन आंकड़ों को हम नीचे भी ले जाएं, 55 ही हो जाए, 30 ही हो जाए, तो भी क्या वो देश की जो आज हमारी दुनिया में ताकत है उसके मुकाबले में कहीं है? या हम लोगों को इतना आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देना चाहते? हम तो चाहते हैं हिंदुस्तानी जो प्रूव कर रहा है अपने आप को, पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रूल कर रहा है, साइंटिफिक कम्युनिटी में कर रहा है। अमेरिका, यूरोप के डॉक्टर्स सारे होते हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं हमारे देश में, हमारी राजनीति की परंपराएं बहुत मजबूत हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इस नंबर पे होते हैं तो आप उसे चुनौती की तरह लेने की ज़रूरत है, बजाय इससे परेशान होने की। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या 2023 के बाद भी भारत में भुखमरी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि ये बहुत गंभीर प्रश्न इस तरह से है, जब अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती है तो सरकारों के पास कुछ पैसा होता है कि वो इस खाते में डाल सकें। पूरी दुनिया की तुलना में हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट जो लौट के आ रही है वो बहुत ज़्यादा 25% गिरने के बाद दोबारा लौट के आ रही है। तो अगर हम सही तरह से कहें तो हम उतनी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। लेकिन जैसे कि डिजिटाइजेशन से, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से हमारे टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। और इस टैक्स कलेक्शन में से
राजनीतिक जो बातचीत है, राजनीतिक प्रोसेस है, वो कैसे सबसे नीचे तक के लोगों की मदद किस रूप में पहुंचा सके, ये चर्चा का विषय है और बहस इस पे चल रही है। और इस सरकार ने भी, जिसको लोग मानते हैं कि वो सिर्फ अमीरों की सरकार है, इस सरकार ने भी नीतियों के मामले में उन लोगों को गलत भी सिद्ध किया है कि बहुत सारे मामले में वो लोग जो पुरानी चलती हुई व्यवस्था थी, जिसे लोग सोशलिस्ट व्यवस्था बोलते थे या सबसे कमज़ोर आदमी को मदद करने की बात करते थे, ये सरकार भी उस खाते में बहुत पीछे नहीं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से अभी भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार की योजनाएं अभी भी धरातल पर कारगर होने के बजाय महज एक जुमला बनकर रह गई है। आप महाकाल के मंदिर जाकर प्रार्थना कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए।